9 अक्टूबर 2023 चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करता है। इसके साथ ही लागू हो जाती है आदर्श आचार संहिता। लेकिन जब से आचार संहिता की सुगबुगाहट शुरू हुई, तब से सरकारों ने आनन फानन में कैबिनेट मीटिंग्स आयोजित की और कई फैसले लिए और कई मामले निपटाए, क्योंकि सबको एक ही बात का डर था, आचार संहिता के बाद नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ये आचार संहिता का भूत है क्या, जो राजनेताओं से लेकर सरकारी कर्मचारियों सबको डराता है? आज जानेंगे इसके पैदा होने से लेकर अब तक की पूरी कहानी। साथ ही जानेंगे आचार संहिता के दौरान क्या हो सकता है और क्या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होते ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन के उभरा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी होती है उस देश में होने वाले चुनाव, जो कि 1951-52 में पूरे हुए। लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनेताओं के द्वारा जीतने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे थे। मसलन पैसा, शराब, डराना धमकाना। ऐसी स्थिति में हुए चुनाव को कोई कैसे पारदर्शी और निष्पक्ष मान सकता था? यह समस्या दिख तो सबको रही थी, पर इसका हल किसी के पास नहीं था। तभी 1960 के केरल चुनाव सामने आते हैं। केरल की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। वहाँ के चुनाव राष्ट्रपति शासन के बीच होने जा रहे थे। तब सरकार ने केरल के सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया और राजनेताओं और सभी पार्टियों के व्यवहार आचरण और को निर्धारित करने वाली एक नियमावली तैयार की। यही नियमों की फहरिस्त पहली आचार संहिता थी। हालांकि यह बाध्यकारी नहीं थी और इसे मानना या ना मानना राजनेताओं पर निर्भर करता था, पर एक संहिता का जन्म जरूर हो चुका था। अब बारी थी इसके आगे बढ़ने की। यहाँ से निर्वाचन आयोग ने अपना काम शुरू किया और आचार संहिता को निष्पक्ष चुनाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट साधन के रूप में विकसित करने के प्रयास शुरू किए। केरल चुनाव में लागू की गई आचार संहिता ने निर्वाचन आयोग के लिए नींव के पत्थर का काम किया। अब निर्वाचन आयोग ने 1962 में होने वाले आम चुनाव, जिसे हम लोकसभा चुनाव के नाम से भी जानते हैं, इसमें आचार संहिता के व्यापक स्तर पर प्रचार किया। आयोग ने बड़े स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन किया और आचार संहिता पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चाएं शुरू करी। 1962 के चुनाव में राजनीतिक दलों से स्वेच्छा से संहिता लागू करवाने में आयोग सफल रहा। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने ऐसी संहिता बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों और राज्य सरकारों को सुझाव आमंत्रित किए। अनेक राज्यों ने इस संहिता के मसौदे तैयार किए और विभिन्न चुनाव में इनके पालन की अपील की जाने लगी। लेकिन अब भी आचार संहिता राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों की स्वेच्छा का विषय था, इसलिए इससे वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे जैसे आयोग चाहता था। 1974 में आयोग ने एक संशोधित आचार संहिता जारी की और सभी से इसके पालन कराने के प्रयास शुरू किए। संहिता को अनिवार्य घोषित किया, लेकिन इस दौर में राजनेताओं ने जमकर संहिता का उल्लंघन किया। ये दौर राजनीतिक उठापटक के दौर थे। अब तक सत्ताधारी पार्टियों ने आचार संहिता का मजाक बनाना शुरू कर दिया था और संहिता की लचीली प्रकृति और कार्रवाई योग्य न होने के कारण इसका अनिवार्य पालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण था निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में सरकारों की मनमानी। इसलिए निर्वाचन आयुक्त स्वच्छंद रूप से कार्य नहीं कर पाते थे। आप जानते ही होंगे, अब तक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती रही। 1989 में सरकार से सबसे बड़ी गलती हुई और जिस व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, उसने हमारी निर्वाचन प्रणाली का भूत भविष्य सब बदल दिया। ये व्यक्ति थे TN शेषन। अब तक भारत के सामान्य लोग सोचते थे चुनाव करवाना सरकारों का काम है। अब जाके लोगों को पता चला निर्वाचन आयोग नाम की एक संस्था है जो राजनेताओं को भी नियंत्रित कर सकती है। TN शेषन ने जोड़ तोड़ की सरकारों के समय आचार संहिता को अनिवार्य और कार्रवाई योग्य बनाने का प्रयास शुरू किया। अब आयोग के फैसले न्यायालय में चुनौती के लिए पहुंचने लगे। इन फैसलों की लंबी कतारें निर्वाचन आयोग के कार्यों को प्रमाणित करने लगी और अंत में 2001 निर्वाचन आयोग और अन्य राजनीतिक दलों में आपसी समझ से आचार संहिता के अनिवार्य पालन पर ठप्पा लग गया। ये तो हुई आचार संहिता के जन्म से लेकर परिपक्व होने की कहानी, पर अभी भी आपके सवालों के जवाब बाकी हैं। जैसे समझौते से ये कार्रवाई योग्य और दंडनीय कैसे हो जाती है और आचार संहिता में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। आगे हम अपने इन्हीं सवालों के जवाब पर चर्चा करते हैं। संहिता यूँ तो गैर वैधानिक है, लेकिन न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों ने अनुच्छेद 324 के आधार पर आयोग के निष्पक्ष चुनाव के लिए उठाए गए किसी भी कदम को वैधानिक दर्जा दिया है। मतलब आवश्यक कार्रवाई को न्यायालयों से हरी झंडी मिल गई। दूसरा ये कि आयोग की संहिता में दिए गए प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और IPC की धाराओं के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण
चुनावी अपराध में शामिल है, जो दंडात्मक और कार्रवाई योग्य है, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देकर बहलाना, डराना धमकाना, धार्मिक भावनाएं भड़काना, मतदान के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इन जैसे और भी अपराध। और इनसे निपटने के लिए आचार संहिता दूसरे कानूनों से अपने आप को मजबूत बना लेती है। इस प्रकार से ये पूरी तरह से कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है। अब बात करते हैं धरना प्रदर्शन और आंदोलनों की। इसमें सबसे ज़रूरी ये जानना है कि अब सरकार आपकी किसी भी मांग के संबंध में कोई कदम उठाने में सक्षम नहीं है, तो क्या सरकार का विरोध नहीं किया जा सकता? इसका जवाब है, सरकार के द्वारा सत्ता में रहते हुए किए गए किसी भी कार्यों और फैसलों की रैलियों और जनसभा में स्वस्थ आलोचना की जा सकती है। ये रैलियां और सभाएं प्रशासन की अनुमति से आयोजित होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार से शांति भंग करने वाले कृत्यों से बचना चाहिए। आप सरकार के विरोध में वोट आदि की अपील कर सकते हैं। इसे किसी प्रकार का नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं वैकेंसी और नोटिफिकेशन की। अगर आप लोग किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आचार संहिता के बाद सरकार किसी भी प्रकार के नीतिगत फैसले नहीं ले सकती और नई वैकेंसी जारी करना सरकार के नीतियों में शामिल होता है और इसे मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कदम माना जाता है। तो हाँ, आपको चुनाव परिणामों तक वैकेंसी का वेट करना होगा। अब बात कर लेते हैं परीक्षाओं की। क्या इस दौरान परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है? तो ऐसी परिस्थितियों में परीक्षाओं के आयोजन पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। फिर भी आयोग अपनी विवेक शक्ति से इन कार्यक्रमों में परिवर्तन कर सकता है। जैसे हाल ही में मुख्य परीक्षा 2022, जिसका कार्यक्रम 30 अक्टूबर से निर्धारित था, उसे 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। परीक्षा बढ़ाने का अलग अलग कारण होते हैं। जैसे मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में से कई सरकारी कर्मचारी होते हैं जो निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। साथ ही उनकी छुट्टियां भी प्रतिबंधित रहती है। दूसरा कारण होता है, स्कूल कॉलेजों के भवन निर्वाचन में लगे लोगों के प्रशिक्षण के लिए आरक्षित रहते हैं, इसलिए परीक्षा केंद्र बनाने में समस्याएं आती है। और तीसरा ये कि जो प्रोफेसर परीक्षा प्रक्रिया में लगे रहते हैं, उनकी ड्यूटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी लगी रहती है। इस वजह से मुख्य परीक्षाएं सामान्यतः बढ़ा दी जाती है। और यदि परीक्षा आयोजन में इस तरह की समस्या न हो तो आपको पता ही होगा लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों के लिए कितना संवेदनशील होता है। वह आपकी परेशानियों को नज़रअंदाज करके परीक्षाओं का आयोजन कर ही लेगा। अब बात करते हैं साक्षात्कार पे। साक्षात्कार पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है अगर इसका कार्यक्रम पूर्व से नियोजित है। आपने देखा ही होगा 2019 के वर्तमान में साक्षात्कार कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं। अब नियुक्तियों की भी बात कर लेते हैं। सरकार आचार संहिता के पूर्व जारी आदेशों पर नियुक्तियां दे सकती है। आचार संहिता के पश्चात नियमित नियुक्तियां और सभी प्रकार की तदर्थ नियुक्तियां जो अस्थायी प्रकार की होती है, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। अब सभी लोगों के मन में यह बात होगी कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो आइए देखते हैं सरकार क्या कर सकती है। सरकार का कार्य दैनिक कार्यों तक सीमित हो जाता है। दूसरा, सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कर सकती है और मंत्री अपने आधिकारिक दौरे जारी रख सकते हैं। अब बात करते हैं सरकार क्या नहीं कर सकती। तो मंत्री आधिकारिक दौरों के दौरान चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। इसका सीधा अर्थ हुआ सरकारी मशीनरियों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। नवीन घोषणाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है, जैसे किसी नई योजना को शुरू करना या नई भर्ती, नई नियुक्तियां, वेतन भत्तों में बढ़ोतरी जैसी घोषणाएं, ये सब प्रतिबंधित रहते हैं। शिलान्यास, भूमि पूजन जैसे काम केवल सरकारी सेवक कर सकते हैं, राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकते। मंत्री किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते। सरकार विश्राम गृह, डाक बंगले, विमान पट्टी, हेलीपैड, इन पर एकाधिकार नहीं जता सकती। वे अन्य दलों के प्रयोग के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। समाचार पत्र, मीडिया पर भी सरकार का एकाधिकार नहीं होगा, जैसे दूरदर्शन, प्रसार भारती आदि। अब अन्य राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता में क्या है? तो वे शांतिपूर्ण जुलूस, रैली, बैठक आदि प्रशासन के साथ सहयोग करके आयोजित कर सकते हैं, घोषणा पत्र ला सकते हैं। अन्य दलों, जिसमें सरकार भी शामिल है, इसकी स्वस्थ आलोचना कर सकते हैं। इसमें विरोध प्रदर्शन और आंदोलन शामिल नहीं होते। क्या नहीं कर सकते, अब ये देख लेते हैं। धरना, विरोध प्रदर्शन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहते हैं।
जातीय भाषाई तनाव पैदा करने वाली संबंधित सभी बातें प्रतिबंधित होती है। किसी व्यक्ति की संपत्ति पर उसकी बगैर अनुमति पोस्टर बैनर आदि नहीं लगाए जा सकते। मंदिर मस्जिद चर्चों आदि पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। असत्यापित आरोप प्रत्यारोपणों से बचना चाहिए। भ्रष्ट आचरण से बचना चाहिए। ये था आचार संहिता का भूत भविष्य सारा कच्चा चिट्ठा। उम्मीद है अब आप आचार संहिता को बेहतर समझ पाए होंगे। याद रखें, आदर्श स्थिति एक भ्रम है और इसे प्राप्त करने के प्रयास करना जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है। इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और भारतीय लोकतंत्र को परिपक्व बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। जय हिंद।